हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एक नए पैटर्न पर आधारित होगी। इसमें हम आपको करंट के साथ साथ बेसिक भी करवाएंगे, यानी जो मुद्दा हमारी करंट में है, यानी हाल ही में जो चर्चा में मुद्दा होगा उसको उठाएंगे। उससे संबंधित जो बेसिक है वो हम आपको करवाएंगे, और बेसिक जो है, जो ऑथेंटिक बुक है उससे ही लिया जाएगा, ये आप हमारा विश्वास कीजिए। तो चलिए आज का पहला मुद्दा है जो उसे स्टार्ट करते हैं। ई कचरा प्रबंधन। आज हम करेंगे सबसे पहले ई कचरा प्रबंधन। पहले देखिए ये न्यूज में क्यों है, यानी चर्चा में क्यों। इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन नियमों के अनुपालन में भारी गिरावट का हवाला देते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, यानी जो एनजीटी है, हाल ही में आदेश दिया है कि नियमों के अनुरूप ई कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यानी ये हमने क्या देखा कि ई कचरा प्रबंधन चर्चा में क्यों है, इसको दोबारा से समझिए। जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, प्रबंधन नियमों के अनुपालन में भारी गिरावट का हवाला देते हुए एनजीटी ने हाल ही में आदेश दिया कि नियमों के अनुरूप कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ये दिशा निर्देश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, किसको दिए गए हैं ये निर्देश? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी को, और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जारी किए गए हैं। तो हमने देखा कि ये चर्चा में क्यों था। अब इसका हम आपको बेसिक करवाते हैं। ई कचरा क्या है? ई कचरा वह शब्द है जिसका उपयोग सभी प्रकार के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इनके हिस्सों के लिए किया जाता है, जिसे कचरे के रूप में त्याग दिया गया है। ई कचरे में मोबाइल फोन, टीवी उपकरण, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, होम एंटरटेनमेंट और स्टीरियो सिस्टम और श्वेत उपकरण, यानी जो है वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, ड्रायर आदि शामिल हैं। तो ये समझिए यहाँ पे ई कचरा होता क्या है। ई कचरा वह शब्द है जिसका उपयोग सभी प्रकार के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, किसके लिए किया जाता है? विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके हिस्सों के लिए। तो हमने ये एग्जाम्पल देख लिए ई कचरे में क्या क्या होता है। आगे देखिए, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मुख्य विशेषता। एक तो होते हैं इलेक्ट्रिकल, यहाँ क्या दिया है? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मुख्य विशेषता है उनके मॉडलों का प्रचलन तेजी से बंद हो जाना। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उपकरण हैं वो समय के साथ साथ उनके मॉडल में जो है चेंज आता रहता है, यानी जो पुराने मॉडल है वो प्रचलन से बाहर हो जाते हैं और नए नए मॉडल आते रहते हैं। तो ये बताया है लगभग रोज ही नए गैजेट और नए मॉडल दिखाई देते हैं, और उपयोगकर्ता जो है पुराने को कबाड़ के रूप में छोड़ देते हैं। यहाँ यह समझाया जा रहा है कि ई कचरा पैदा कैसे होता है, यानी उत्पन्न कैसे होता है। भले ही वे काम करने की स्थिति में हो, यानी लोग हैं उन्हें छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप ई कचरा विश्व स्तर पर अपशिष्ट की सबसे तेजी से बढ़ती धाराओं में से एक है। जो ई कचरा है वह विश्व स्तर पर अपशिष्ट की सबसे तेजी से बढ़ती धाराओं में से एक है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार, यानी जो 2018 में हुआ, दुनिया में 500 लाख टन ई कचरे का उत्पादन हुआ। ये रिपोर्ट किसकी है? संयुक्त राष्ट्र के एक विश्वविद्यालय की रिपोर्ट है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। और ये रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? ये 2018 की बात हो रही है। इन्होंने क्या बताया कि दुनिया में जो है 500 लाख टन ई कचरे का उत्पादन हुआ, और इसका केवल एक छोटा सा अंश ही सुरक्षित रूप से संभाला जाता है। यानी जितना भी ई कचरा होता है उसका निपटान अच्छे से नहीं हो पाता। यहाँ ये दिया गया है, आगे देखिए। ई कचरे में सीसा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, अग्नि प्रतिरोधक, प्लास्टिक आवरण, केबल आदि कई खतरनाक पदार्थ होते हैं। ये एग्जाम्पल दिए हैं ई कचरा क्या क्या होते हैं। यदि ई कचरे का अपवहन लैंडफिल में किया जाता है, या खुले में जलाया जाता है, या अन्य अनुचित तरीकों से पुनर्चक्रण किया जाता है, तो विषाक्त पदार्थ हवा, पानी और मिट्टी को दूषित करते हैं, जो सभी प्राणियों, यानी सभी जीवित प्राणियों को प्रभावित करते हैं। यहाँ क्या बताया कि यदि इसको मिट्टी में दबा दिया जाए, या खुले में जलाया जाए, या
जिस भी अनुचित तरीके से पुनर्चक्रण किया जाता है तो इससे विषाक्त पदार्थ हैं जो वो जीवित प्राणियों को प्रभावित करते ही हैं। भारत ने 2018 में लगभग 30 लाख टन ई कचरे का उत्पादन किया। यहाँ भारत का बताया है कि भारत ने कितने लाख टन ई कचरे का उत्पादन किया, तो आप देखिए 2018 में 30 लाख टन ई कचरे का उत्पादन किया। आप पढ़ते हुए यह ध्यान रखिएगा कि ये हम पीटी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं केवल, बल्कि अगर मेंस में भी क्वेश्चन आता है, यानी यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये प्रोग्राम तैयार किया गया है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और पूरी वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, इसे बीच में रोक के मत छोड़ दीजिएगा। तो आगे देखिए, जिससे यह अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद ई कचरे का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक बना। यानी भारत ई कचरे का कौन से नंबर का उत्पादक बना? 5वें नंबर का। भारत में सबसे अधिक ई कचरा अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में समाप्त होता है। यहाँ क्या बताया है कि जो भारत का ई कचरा होता है वह किस क्षेत्र में जाकर समाप्त होता है? वो अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में। स्थानीय ई कचरे के अलावा औद्योगिक देशों से आयातित ई कचरा भी है। यानी जो भारत में ई कचरा इतना ज्यादा मात्रा में हो रहा है वो केवल भारत का ही नहीं, यानी स्थानीय नहीं है, बल्कि औद्योगिक देशों से आयातित ई कचरा भी है। दिल्ली और अन्य शहरों की गलियों में महिलाओं और छोटे बच्चों सहित बड़ी संख्या में गरीब लोग उपकरणों के मूल्यवान हिस्सों और सामग्रियों को पुनर्प्राप्त करने के लिए ये गैजेट खोलते हैं। बिना किसी सुरक्षात्मक उपकरण के और काम करने की खराब स्थिति में ये श्रमिक जहरीली रसायनों के प्रभाव में आते हैं और शारीरिक आघात, दमा, त्वचा और नेत्र रोग और यहाँ तक कि घातक जानलेवा बीमारियों से पीड़ित भी हो जाते हैं। यानी जब लोग इनसे पुनर्प्राप्त यानी इनकी सामग्रियों को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वो कई जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। जब ई कचरे को ठीक से संभाला नहीं जाता या जला दिया जाता है तो निम्न घातक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यानी स्वास्थ्य विकारों और यहाँ तक कि मृत्यु की एक श्रृंखला पैदा करने में ये जो पदार्थ हैं वो सक्षम होते हैं। तो अब हम इन पदार्थों को देखते हैं। यही हमारा प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि ई कचरे से कौन कौन से पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो इसे देखिए, सबसे पहले है आर्सेनिक। साथ में आप याद करते चलिए इन्हें। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप जो हम आपको अंडरलाइन कर रहे हैं, जहां हमने क्वेश्चन लिखा है उस पॉइंट को नोट करते चलिएगा। हम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप आराम से साथ साथ नोट भी कर सकें। तो यहाँ क्या बताएंगे हम कि ई कचरे से कौन कौन से घातक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। आर्सेनिक, बैरियम, बेरिलियम। कौन कौन से हुए? आर्सेनिक, बैरियम और बेरिलियम। आगे देखिए, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंस, कैडमियम। कौन सा है? कैडमियम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो आपको याद ही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखिए, क्रोमियम, डाइऑक्सिन और फ्यूरान, लेड, मरकरी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल यानी पीसीबी। क्या है? पीसीबी। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। याद करिए, पीसीबी और पीवीसी। और लास्ट में है सेलेनियम। आपको दोबारा से एक बार और रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंस, कैडमियम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्रोमियम, डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन, लेड, मरकरी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी और पीसीबी, और है सेलेनियम। भारत सरकार ने ई कचरा प्रबंधन की शुरुआत की है। यानी जो इससे इतनी समस्या उत्पन्न हो रही है उस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने ई कचरा प्रबंधन की शुरुआत की है। और 2012 में ई कचरा प्रबंधन और हैंडलिंग नियम लागू किए गए। तो इसे आप याद रखिएगा कि ई कचरा प्रबंधन और हैंडलिंग नियम है वो किस वर्ष लागू किए गए? तो वो किए गए 2012 में। ये नियम 2016 में संशोधित किए गए और ये नियम संशोधित कब किए गए? 2016 में। तो यहाँ देखिए, ई कचरा प्रबंधन नियम
16। तो अब देखिए ई कचरा प्रबंधन नियम 2016। इस नियम की मुख्य विशेषताएं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यानी ईईई के घटकों, उपभोग्य सामग्री, पुर्जों और हिस्सों पर भी नियम लागू होंगे। यानी जो ये 2016 का ई कचरा प्रबंधन नियम आया, इसकी एक मुख्य विशेषता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घटकों और उपभोग सामग्री और पुर्जों और हिस्सों पर भी नियम लागू होंगे। यानी इससे पहले इन पर ये नियम लागू नहीं थे। आगे है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL और अन्य मरकरी युक्त बल्ब लैंप आदि को भी इन नियमों के तहत लाया गया है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए कि CFL और अन्य मरकरी युक्त जो बल्ब और लैंप है उनको भी इन नियमों के तहत लाया गया है। निर्माता, डीलर, रिफर्बिशर और निर्माता जिम्मेदारी संगठन यानी PRO निर्माता जिम्मेदारी संगठन को नियमों में अतिरिक्त हितधारकों के रूप में पेश किया गया है। यानी जो निर्माता हैं, डीलर हैं, उनको भी इन नियमों में जो है अतिरिक्त हितधारकों के रूप में पेश किया गया है। संग्रह तंत्र पर आधारित एक दृष्टिकोण अपनाया गया है। जो संग्रह तंत्र है उस पर एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे संग्रह केंद्र, संग्रह बिंदु, वापसी के सिस्टम आदि को विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के तहत ई कचरे के संग्रह के लिए शामिल किया जा सके। आगे देखते हैं PRO ई वेस्ट एक्सचेंज, ई रिटेलर, डिपॉजिट रिफंड योजना की स्थापना का विकल्प दिया गया है, जो ई कचरे का कुशल निपटान सुनिश्चित करने में उत्पादकों द्वारा EPR के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त साधनों के रूप में कार्य करेगा। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है, ई कचरे के संग्रहण लक्ष्य में एक क्रमिक वृद्धि की योजना बनाई गई है, जिससे 7 साल में 70% तक पहुंचने का लक्ष्य है। यहाँ आप देखिए कि 7 साल में कितने प्रतिशत तक पहुंचने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है, तो 70% तक पहुंचने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया। आगे देखिए डिपॉजिट रिफंड योजना, जमा धन वापसी योजना शुरू की गई है। यह एक अच्छी योजना है। यानी यदि आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा कि रिफंड जो योजना है यानी डिपॉजिट रिफंड योजना, इसको बताइए किस चीज से संबंधित है। यदि आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप कभी भी नहीं बता पाएंगे कि यह ई कचरे से संबंधित एक योजना है। आगे देखते हैं इसे। जमा धन वापसी योजना शुरू की गई है, जिसमें निर्माता अतिरिक्त आर्थिक साधन के रूप में ईईई की बिक्री के समय जमा राशि के रूप में एक अतिरिक्त शुल्क लेता है, जो ईई का जीवन काल समाप्त होने पर वापसी के समय ब्याज सहित उपभोक्ता को वापस कर दिया जाता है। तो इस योजना को अच्छे से समझिए। ये क्या है? डिपॉजिट रिफंड योजना शुरू की गई है, जिसमें निर्माता अतिरिक्त आर्थिक साधन के रूप में ईई की बिक्री यानी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनकी बिक्री के समय जमा राशि के रूप में अतिरिक्त शुल्क ले लेता है, और जो ईई है यानी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनका जीवन समाप्त होने पर वो अपने पास वापस ले लेते हैं। कौन? जो निर्माता है, और वापस लेकर फिर उस राशि को यानी ब्याज सहित उपभोक्ता को वापस कर देते हैं। बस यही क्या है? डिपॉजिट रिफंड योजना। आगे देखते हैं। ई वेस्ट एक्सचेंज यानी ई कचरा विनिमय एक विकल्प के रूप में नियमों में प्रदान किया गया है, जो ईई के जीवन काल समाप्ति से उत्पन्न ई कचरे की बिक्री और खरीद की सहायता के लिए इन नियमों के तहत बनी एजेंसियों या संगठनों के लिए एक स्वतंत्र बाजार साधन की तरह कार्य करता है। आगे देखिए। निर्माता भी ईई के निर्माण के दौरान उत्पन्न ई कचरा एकत्रित करने और इसे नवीकरणीय या अपवहन के लिए चैनलाइज करने में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ देखिए किसके साथ? राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के से प्राधिकार प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। कौन? निर्माता। अब हम आगे देखते हैं।
यदि निर्माता ने डीलर को संग्रह की जिम्मेदारी सौंपी है तो उसे ही कचरा एकत्रित करने के लिए उपभोक्ता को एक डिब्बा प्रदान करना होगा और उसे निर्माता तक चैनलाइज करना होगा। डीलर या रिटेलर या ई रिटेलर को निर्माता के टेक बैक सिस्टम के अनुसार, किस सिस्टम के अनुसार? टेक बैक सिस्टम के अनुसार या जमा राशि वापसी योजना के अनुसार ई कचरे के जमाकर्ता को रिफंड करना होगा, यानी उसे राशि को क्या करना होगा? रिफंड करना होगा। रिफर्बिशर को नवीकरणीय की प्रक्रिया यानी नवीकरण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ई कचरा एकत्रित करना चाहिए और कचरे को अधिकृत निराकरण या नवीकरण के लिए उसके संग्रह केंद्र को चैनलाइज करना चाहिए। इसके लिए उसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक बार अधिकार भी प्राप्त करना होगा। राज्य सरकारों और शहरी निकायों की भूमिकाओं को भी निर्दिष्ट किया गया है। इसमें ई कचरे के अनुचित प्रबंधन के कारण पर्यावरण या किसी तृतीय पक्ष को हुए नुकसान के लिए देयता लागू की गई है। तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी से आपका क्या अभिप्राय है, यानी ईपीआर को समझते हैं। हम पीछे भी देख चुके हैं ईपीआर को, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी को एक नीति सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है जो उत्पाद के निर्माता को उत्पाद के जीवन चक्र के विभिन्न भागों के लिए जिम्मेदार ठहराता है, विशेष रूप से टेक बैक, रिकवरी और उत्पाद के अंतिम परिवहन के लिए। वही रिपीट किया गया है। ईपीआर के तहत उत्पादक जो यानी निर्माता है उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है, क्या क्या शामिल है देखिए। उत्पाद के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षति के लिए दायित्व की हद उत्पाद के पूरे जीवन चक्र तक हो सकती है, इसे अच्छे से याद करिएगा। वित्तीय जिम्मेदारी, निर्माता अपने द्वारा निर्मित उत्पादों के संग्रहण, पुनर्चक्रण या अंतिम अपवहन तक की लागत की संपूर्ण या कुछ भाग की जिम्मेदारी लेगा। आगे है सूचनात्मक जिम्मेदारी भी होगी। निर्माता को अपने द्वारा निर्मित उत्पादों के पर्यावरण संबंधी गुणों की जानकारी देनी होगी। इस तरह से हमने इसके बेसिक को कंप्लीट कर लिया है। अब जो ये मुद्दा करंट में था तो कुछ अन्य डेटा है जो करंट में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ लीजिए। वर्ष 2018 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ट्रिब्यूनल को बताया था कि भारत में ई कचरे का 95% पुनर्नवीकरण अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। हालांकि हम पीछे बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा पुनर्नवीकरण किस क्षेत्र में किया जाता है? अनौपचारिक क्षेत्र में ही। और अधिकांश स्क्रैप डीलरों द्वारा इसका निपटान अवैज्ञानिक तरीके से करके इसे जलाकर या एसिड के माध्यम से किया जाता है। तो हमने ये देख लिया। अब देखिए ट्रिब्यूनल के निर्देश, ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। आगे देखते हैं ई कचरा। हम आपको यह पढ़ा चुके हैं अच्छे से ई कचरे में क्या क्या शामिल है। यहाँ देखिए कुछ अलग है। इसे 2 व्यापक श्रेणियों के तहत 21 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, यानी इसकी जो श्रेणी है वो तो 2 हैं, लेकिन यदि इसके प्रकार देखें तो 21 तरह के प्रकारों में से बांटा गया है। श्रेणी देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार उपकरण, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। ई कचरे के प्रबंधन को लेकर 2011 से ही कानून मौजूद है, जिसके मुताबिक केवल अधिकृत विघटनकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता ही कचरे का एकत्रित कर सकते हैं। ये कचरा नियम 2016 के बारे में है जो हम आपको करवा चुके हैं, हम इसे छोड़ देंगे। दोबारा से आपके लिए ये रिपीट किया है हमने, यानी करंट में था तो ई कचरा प्रबंधन नियम हमने करंट में भी पढ़ाया और बेसिक हमने पीछे करवा दे दिया है, तो इसे आप रिपीट कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं ट्रिब्यूनल के निर्देश। यह सिर्फ ये कि पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सीपीसीबी ई कचरा प्रबंध नियम के नियम 16 के अनुपालन पर विचार कर सकती है, जो कि बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके घटकों या उपभोग्य वस्तुओं अथवा पुर्जों के निर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी से संबंधित है। तो ये हमारा 2 पॉइंट और रहते हैं। निराकरण और पुनर्चक्रण कार्यों में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास सुनिश्चित करने का कार्य राज्य सरकारों को सौंपा गया है, यानी इनका कार्य किसको सौंपा गया है? राज्य सरकारों को। तो अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं जो है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र।
पहले देखिए ये चर्चा में क्यों है। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के एक भाग के रूप में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापित करने की घोषणा की है। यानी क्या स्थापित करने की घोषणा की है, देखिए सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट यानी CWCM। और ये कौन स्थापित करेगा, NCSCM। इसे देखिए आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ष में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये आपको किसी भी PCS में या अन्य जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उनमें देखने को मिल सकता है। 2 फरवरी 1971 के दिन ही ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित रामसर अभिसमय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसकी 50वीं वर्षगांठ 2021 में मनाई जा रही है। वर्ष 2021 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम आर्द्र भूमि और जल है। तो इसे याद रखिएगा कि जो इस वर्ष की यानी 2021 की आर्द्र भूमि दिवस की थीम है वो क्या है, आर्द्र भूमि और जल। आगे देखिए, अब हम आपको इसका बेसिक करवाते हैं। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहले आर्द्र भूमि क्या है और इसका क्या महत्व है। आर्द्र भूमि एक परितंत्र है जो स्थायी रूप से मौसम के अनुसार पानी से भरा रहता है। मिसच और गोंसलिक के द्वारा 2015 में आर्द्र भूमि की एक वैज्ञानिक परिभाषा दी गई कि आर्द्र भूमि स्थलीय और जलीय पारितंत्रों के बीच स्थलीय संक्रमणीय क्षेत्र है, जहां पर सतह सामान्यतः सतह पर या उसके पास होता है या भूभाग छिछले जल से घिरा होता है। तो आप यहाँ से क्या समझे इस परिभाषा से कि आर्द्र भूमि स्थलीय और जलीय पारितंत्रों के जो बीच का स्थलीय संक्रमणीय क्षेत्र होता है, जहां पर क्या होता है, सतह सामान्यतः सतह पर जो पानी का स्तर है यानी जल स्तर वो सतह पर होता है या उसके पास होता है या भूभाग छिछले जल से घिरा होता है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र रामसर संधि आर्द्र भूमि को इस प्रकार परिभाषित करती है। दलदल, फेन, दलदली भूमि या पानी के प्राकृतिक, कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी क्षेत्र जहां पानी स्थिर या प्रभावमान, ताजा या खारा होता है। इनमें समुद्री जल के ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जो निम्न ज्वार की गहराई पर होते हैं और जिनकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। तो ये देखिए, ये कैसे क्षेत्र होते हैं, निम्न ज्वार की गहराई पर होते हैं और इनकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। कितने मीटर से अधिक नहीं होती है? 6 मीटर से अधिक। अब देखिए, आर्द्र भूमि का महत्व क्या है। आर्द्र भूमि पृथ्वी के पारितंत्र के लिए कई कारणों से अति महत्वपूर्ण है। आर्द्र भूमि सर्वाधिक विविध और उत्पादक पारितंत्रों में से है। इनकी तुलना वर्षा वनों और प्रवाल भित्तियों से ही की जा सकती है। कई आर्द्र भूमि में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है और यहाँ कई किस्मों के सूक्ष्म जीव, पादप, कीट, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, मछलियां और स्तनधारी पाए जाते हैं। यानी आर्द्र भूमि में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। आर्द्र भूमि जो है कई जीवों को भारी मात्रा में भोजन उपलब्ध कराती है। जब कोई पौधा पानी में टूटकर गिरता है तो वह अपरद बन जाता है और कई जीवों के लिए भोजन का कार्य करता है। आर्द्र भूमि कार्बन सिंक होते हैं। ये जल, नाइट्रोजन, सल्फर चक्रों को नियमित करने में भी सहायता करते हैं। ये भूमिगत जल स्रोतों का पुनः संभरण करते हैं। जब गंदगी युक्त जल एक आर्द्र भूमि से होकर बहता है तो एक प्राकृतिक निक्षालन प्रक्रिया घटित होती है और इस प्रक्रिया का प्रयोग कुछ शहरी निकाय द्वारा भी किया जाता है। आगे देखिए, एक शहर के भीतर या उसके आसपास मौजूद आर्द्र भूमि का एक बाढ़ नियंत्रण कार्यतंत्र के रूप में कार्य करते हैं और अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेते हैं। 2015 में चेन्नई की बाढ़ का एक कारण यह भी था कि आर्द्र भूमि आवासीय क्षेत्र बन चुके थे। यानी जो 2015 में चेन्नई की बाढ़ आई उसका एक कारण क्या था कि आर्द्र भूमि आवासीय क्षेत्र वहां बन चुके थे। वास्तव में आर्द्र भूमि पर निर्मित की जाने वाली आवासीय कॉलोनियां बाढ़ के जोखिम से ग्रस्त होती हैं क्योंकि जल प्राकृतिक रूप से पुराने आर्द्र भूमि क्षेत्रों की ओर संचरण करता है।
तो यहाँ आपका एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इसे दोबारा देखिए। वास्तव में आर्द्रभूमि पर निर्मित की जाने वाली आवासीय कॉलोनियां बाढ़ के जोखिम से ग्रस्त रहती हैं, क्योंकि जल प्राकृतिक रूप से पुराने आर्द्रभूमि क्षेत्रों की ओर संचरण करता है। अगला पॉइंट देखिए। झीलों, नदियों और महासागरों के तटों पर स्थित आर्द्रभूमि अपरदन को रोकते हैं तथा नदी धाराओं और लहरों के विरुद्ध प्रतिरोधक के रूप में कार्य करते हैं। आर्द्रभूमि मछली, शंखमीन, ब्लूबेरी, क्रेनबेरी, जंगली धान और औषधीय पादपों का स्रोत होते हैं। ये कस्तूरी मूषक, ऊदबिलाव जैसे लोमदार जंतुओं और घड़ियाल जैसे सरीसृपों के पर्यावास भी होते हैं। तो किस तरह के जंतुओं के, इसे दोबारा देखिए। कस्तूरी मूषक हो गया, ऊदबिलाव जैसे लोमदार जंतुओं और घड़ियाल जैसे सरीसृपों के लिए भी पर्यावास होते हैं। कई आर्द्रभूमि प्राकृतिक सुंदरता के स्थल हैं जो पैदल यात्रा, मत्स्य आखेटन, फोटोग्राफी, पेंटिंग इत्यादि जैसे मनोरंजन गतिविधियों के लिए भी लोगों को आकर्षित करते हैं। अब देखते हैं तटीय आर्द्रभूमि क्यों महत्वपूर्ण है। तटीय आर्द्रभूमि महासागर के 1% से भी कम भाग पर फैले, यानी जो तटीय आर्द्रभूमि है वो महासागर के 1% से भी कम भाग पर फैले हैं, किंतु ये समुद्री संस्तर के कार्बन भंडारों का 50% से अधिक है। यानी यदि तटीय आर्द्रभूमि महासागरों में देखें तो ये 1% से भी महासागर के कम भाग पर फैले हैं, लेकिन यदि कार्बन भंडारों के रूप में देखें तो 50% से अधिक इनमें क्या है, समुद्री संस्तर के कार्बन भंडार हैं। आगे देखिए। तटीय आर्द्रभूमि एकमात्र ऐसे पर्यावास हैं जो लाखों वर्षों से निरंतरता के साथ कार्बन को मिट्टी में जब्त और भंडारित कर रहे हैं। दोबारा देखिए, ये एक अच्छा पॉइंट है। तटीय आर्द्रभूमि एकमात्र ऐसे पर्यावास हैं जो लाखों वर्षों से निरंतरता के साथ कार्बन को मिट्टी में जब्त और भंडारित कर रहे हैं। प्रतिवर्ष तटीय आर्द्रभूमि इतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को जमा कर लेते हैं कि जो तेल के 1 अरब बैरल को जलाने पर निर्मुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बराबर होती है। विश्व के जो आर्द्रभूमि हैं किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो हम ये भी दिखा देते हैं आपको कि इन्हें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत और विश्व में आर्द्रभूमियों का अपक्षीणन हो रहा है और इन्हें चेतावनी की दर पर अन्य प्रयोगों हेतु रूपांतरित किया जा रहा है। शहरों में या उनके निकट स्थित आर्द्रभूमि सूखते जा रहे हैं और यहाँ आवासों, कॉलोनियों और उद्योगों का निर्माण किया जा रहा है। आर्द्रभूमि को कृषि भूमि में भी बदला जा रहा है। कई आर्द्रभूमि औद्योगिक और घरेलू कचरे, कीटनाशक प्रवाह, ऑटोमोबाइल और कारखानों अपशिष्ट इत्यादि द्वारा प्रदूषित हो रहे हैं। पशु चारण और विदेशी प्रजातियों का आविर्भाव भी कई आर्द्रभूमि की वनस्पति को प्रभावित कर रहा है। कई आर्द्रभूमि बड़े बांधों के निर्माण द्वारा जल प्लावित हो चुके हैं। प्रत्यक्ष निर्वनीकरण भी आर्द्रभूमियों को नुकसान पहुंचाता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे दोबारा देखिए। जो प्रत्यक्ष निर्वनीकरण है वो भी आर्द्रभूमियों को नुकसान पहुंचाता है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं रामसर संधि समझौता क्या है। रामसर संधि आधुनिक भूमंडलीय अंतर सरकारी पर्यावरणीय समझौतों में सबसे पुराना है। यह संधि प्रवासी जल पक्षियों के आर्द्रभूमि पर्यावास के अपक्षीणन तथा बढ़ती हुई स्थिति के बारे में चिंतित देशों और गैर सरकारी संगठनों की वार्ता के फलस्वरूप अस्तित्व में आई। और कब आई है? इसे 1971 में ईरान के रामसर शहर, कहाँ से? ईरान के रामसर शहर में अंगीकृत किया गया था और यह लागू हुई 1975 में। ये आपको यहाँ याद रखना है कि इसे लागू 1971 में किया गया था। ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन कब किया गया था? यह आई थी, यानी अंगीकृत किया गया था इसे 1971 में, और लागू कब हुई? 1975 में। आगे देखते हैं। इस संधि का लक्ष्य अभियान यह है कि संपूर्ण विश्व में संवहनीय विकास को हासिल करने के लिए एक योगदान के रूप में स्थानीय व राष्ट्रीय कार्रवाइयों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि का संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग किया जाए। यह संधि आर्द्रभूमि की एक व्यापक परिभाषा का प्रयोग करती है। कैसे परिभाषा का? एक व्यापक परिभाषा का।
जो हमने अभी आपको ऊपर पढ़ाई है। यह सभी झीलों, नदियों, भूमिगत जल भंडारों, दलदलों, नम घास मैदानों, नकली स्थानों, नदमुखों, डेल्टाओं और ज्वारीय समतल मैदानों, मैंग्रोव व अन्य तटीय क्षेत्रों, प्रवाल भित्तियों तथा सभी मानव निर्मित स्थलों जैसे कि मछली तालाब हो गया, धान के खेत, जलाशय और नमक पात्रों इत्यादि को समाहित करती है। यानी इन सब चीजों को आर्द्र भूमि अपने अंदर समाहित करती है। संधि के अंतर्गत जो देश हैं इस बात के लिए प्रतिबंध है, यानी जिन देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं वो किन किन बातों के लिए प्रतिबद्ध है वो देखिए। अपने सभी आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में कार्य करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि की सूची यानी रामसर सूची के लिए उपयुक्त आर्द्र भूमि को मान्यता देंगे और उनका प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। पार सीमा आर्द्र भूमि, साझा आर्द्र भूमि प्रणाली और साझा प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेंगे। संधि संवहनीय विकास के संदर्भ में पारितंत्रीय उपागमों के क्रियान्वयन द्वारा हासिल आर्द्र भूमि की पारिस्थितिकीय विशेषताओं के रखरखाव के रूप में आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करती है। इस प्रकार विवेकपूर्ण प्रयोग प्रकृति और मानव के लाभ हेतु आर्द्र भूमि और उनके द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले सभी सेवाएं के परिरक्षण और संवहनीय प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। तो अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो आर्द्र भूमि या रामस्थल हैं वो क्या हैं। संधि में शामिल होते समय प्रत्येक देश कम से कम एक आर्द्र भूमि स्थल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि सूची यानी रामसर सूची में प्रविष्ट करवाने हेतु अपनी मान्यता देता है। इसके बाद देशों की सूची के लिए अपने प्रादेशिक सीमा के भीतर मौजूद उपयुक्त आर्द्र भूमि को मान्यता देने का कार्य रखा जाना चाहिए, यानी जो कार्य है वो जारी रखा जाना चाहिए। वे विशिष्ट मानदंडों के आधार पर दर्जा देने के लिए आर्द्र भूमि का चयन करते हैं, यानी जो आर्द्र भूमि का चयन होता है कुछ विशिष्ट मानदंडों के आधार पर होता है। रामसर स्थलों को 9 मानदंडों के आधार पर मान्यता दी जाती है। कितने मानदंड हैं इसके निर्धारण के लिए? 9। इनमें से 8 जैव विविधता मानदंड हैं। जैव विविधता मानदंड कितने हैं? 8, जिनसे यह पता चलता है कि जो संधि है आर्द्र भूमि को दर्जा देने और बहाल करने में इस विविधता को बनाए रखने को कितना महत्व देती है। यह संधि आर्द्र भूमि जैव विविधता और परितंत्रीय सेवाएं जैसे मछली, फल, लकड़ी, दवाएं इत्यादि जिन पर लोग निर्भर होते हैं के बीच संपर्क जोड़ने वाले औजार भी उपलब्ध कराती है। एक आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है यदि वह यानी इनमें से जो विशेषता उसमें होती है तो उस आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। वो देखिए, एक उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक या निकट प्राकृतिक आर्द्र भूमि प्रकार का एक प्रदर्शनात्मक दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण पेश करता है। संकटग्रस्त या अति संकटग्रस्त प्रजातियों या संकटाधीन पारिस्थितिकीय समुदायों को समर्थन देता है। एक विशिष्ट जैव भौगोलिक क्षेत्र की जैविक विविधता को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण पादप या जंतु प्रजातियों की जनसंख्या को समर्थन देता है। आगे देखिए, नियमित रूप से जो है 2 लाख या अधिक जल पक्षियों को समर्थन देता है या जल पक्षी की एक प्रजाति या उपजातियों की एक संख्या में से 1% पक्षियों को समर्थन देता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसे देखिए, रामसर स्थलों को अन्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संरक्षण योजनाओं जैसे कि यूनेस्को, विश्व विरासत समझौतों के अधीन विश्व धरोहर सूची और यूनेस्को जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के अधीन भी सूचीबद्ध किया गया है। इसे याद रखिएगा। समस्त विश्व में 2000 रामसर स्थल हैं जो कि 160 देशों में स्थित हैं। अब देखिए मॉन्ट्रिक्स अभिलेख क्या है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर संधि का एक प्रमुख यंत्र है। और आप ये भी याद रखिए कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है कि मॉन्ट्रिक्स किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? रामसर संधि से। यह रामसर संधि का प्रमुख यंत्र है जो कि उन स्थलों को रेखांकित करता है जहां पारिस्थितिकीय लक्षण एक हानिकारक प्रभाव है, यानी घट चुका है या घट रहा है। तकनीकी विकास, प्रदूषण और अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण घटने को
है और इसलिए यह पर्यवेक्षण को प्राथमिकता के आधार पर महत्व दिया जाना जरूरी है। यदि ऐसा परिवर्तन किसी एक स्थल पर होता है तो इस देश को इस प्रकार के परिवर्तन के बारे में जो रामसर सचिवालय है उसको सूचित करना चाहिए और इस सूचना पर संबद्ध देश का ध्यान आकर्षित इसके माध्यम से होता है और जो बातें होती हैं इसके बाद जो है स्थल को मॉनिटरिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। अब देखिए वैश्विक आर्द्रभूमि परिदृश्य 2018 का जो प्रमुख संदेश क्या था, रामसर अधिवेशन सचिवालय द्वारा प्रकाशित हुई थी यह रिपोर्ट। इसमें वैश्विक आर्द्रभूमियों की स्थिति एवं उन लोगों की सेवाओं के बारे में प्रमुख संदेश थे। अब हम इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट संदेश देख लेते हैं। हालांकि अभी भी ग्रीनलैंड से भी एक बड़े वैश्विक भाग को अधिकृत करने के उपरांत भी आर्द्रभूमियों में तेजी से गिरावट आ रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1970 से यह गिरावट 35% है। इस वजह से आर्द्रभूमियों के पौधे और प्राणी संकट में है, जिनमें से 1/4 प्रजातियों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। रामसर समझौता यानी आर्द्रभूमि संरक्षण और इसके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करता है और आर्द्रभूमि हानि को रोकने और पुनः स्थापित करने का एक प्रयास है। ये हमने देख ही लिया था और इसके अंतर्गत ये कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जो सामान्य हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं और ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह हमने जो बेसिक था वो देख लिया। अब कुछ जो करंट में आपके लिए इम्पोर्टेंट है हम वो दिखा देते हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र का महत्व देखिए। जो CWCM है आर्द्रभूमि के विषय में विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं और इससे संबंधित ज्ञान एवं सूचनाओं की कमी आदि समस्याओं को संबोधित करेगा और आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करेगा। आगे देखिए, यह देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए नीति व नियामक ढांचे को बनाने में भी सहायता करेगा। अब देखिए आर्द्रभूमि के बारे में हमने पीछे बता दिया था क्या क्या शामिल है। आर्द्रभूमियां कुल सतह है के लगभग 6% हिस्से को कवर करती हैं। पौधों और जानवरों की सभी 40 प्रजातियां आर्द्रभूमि में रहती हैं। इसके महत्व को हम पीछे पढ़ा चुके हैं। खतरा भी हमने आपको बता दिया था, जैसे प्रमुख खतरे क्या होंगे, कृषि विकास, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। भारत में आर्द्रभूमियों की स्थिति पर हम एक नजर डालते हैं। भारत में लगभग 4.6% भूमि आर्द्रभूमि के रूप में है, जो 15.26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। भारत में 42 स्थल हैं जिन्हें आर्द्रभूमि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का नामित किया गया है। यानी भारत में कितने रामसर साइट हैं? 42। रामसर स्थलों के रूप में घोषित आर्द्रभूमियों को सम्मेलन के सख्त दिशा निर्देशों के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 2300 से भी अधिक रामसर साइट विद्यमान है। ये नया आंकड़ा है जिसे आपको अभी याद रखना है। पीछे हमने आपको 2000 बताया था, वो पुराना आंकड़ा था। हाल ही में लद्दाख में तसोकार आर्द्रभूमि क्षेत्र को भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे याद रखिएगा। हाल ही में किस क्षेत्र को 42वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है? या लद्दाख के तसोकार आर्द्रभूमि क्षेत्र को। आगे देखिए आर्द्रभूमियों का विनियमन आर्द्रभूमि नियम 2017 के तहत किया जाता है। नए नियमों ने आर्द्रभूमि की परिभाषा से कुछ वस्तुओं को हटा दिया है, जिसमें बैकवाटर, लैगून, क्रीक और एस्चुरीज यानी एस्चुरीज शामिल हैं। वर्ष 2017 के नियमों के तहत आर्द्रभूमि की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। किसे सौंपी गई है जिम्मेदारी? राज्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब यहाँ एक और जानकारी याद रखिएगा, जो सतत तटीय प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। बस आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है, आप इसे छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आज हमारे 2 टॉपिक पूरे होते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ।